स्वागत है आप सभी का आज के इस दिलचस्प सेशन में। आज हम एक बहुत ही खास और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, द इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी, जिसे हम आमतौर पर IPRS कहते हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो अपनी दिन रात की मेहनत और टैलेंट से वो शानदार संगीत बनाते हैं जिसे हम लूप पर सुनते हैं, और दूसरी तरफ वो बिजनेसेस हैं जो अपने कमर्शियल फायदे के लिए उस संगीत का इस्तेमाल करते हैं। IPRS असल में इन दोनों के बीच का एक बेहद मजबूत और जरूरी पुल है। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि क्रिएटर्स को उनकी मेहनत का पूरा हक मिले और संगीत का इस्तेमाल बिल्कुल सही और कानूनी तरीके से हो। चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे द म्यूजिक मेकर्स ब्रिज को, फिर देखेंगे कि बिजनेसेस को लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है, इसके बाद ग्लोबल रीच और गवर्नेंस पर बात करेंगे, फिर ग्रांट्स, सपोर्ट और शिकायतों से जुड़े पहलू देखेंगे, और आखिर में जानेंगे मेंबर बनने के एग्जैक्ट स्टेप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है द म्यूजिक मेकर्स ब्रिज, रचनाकारों और उपभोक्ताओं को जोड़ना। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। IPRS के चेयरमैन का कहना है कि भारत बहुत जल्द दुनिया का नंबर 1 म्यूजिक मार्केट बनने वाला है ना कमाल की बात। ये वाकई एक बहुत बड़ी लहर है, और सच कहूँ तो IPRS का पूरा फोकस इसी बात पर है कि इस जबरदस्त उछाल का सीधा फायदा उन लोगों तक पहुंचे जो असल में पर्दे के पीछे रहकर वो जादुई संगीत बनाते हैं, यानी हमारे लेखक, संगीतकार और म्यूजिक पब्लिशर्स। लेकिन देखिए, यहाँ तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब 1969 में IPRS की शुरुआत हुई थी ना, तब कॉपीराइट कानूनों को लेकर सब कुछ धुंधला था, ओनरशिप को लेकर भारी कंफ्यूजन था। पर दशकों के संघर्ष के बाद, हर अच्छे बुरे मौसम की मार झेलते हुए आज ये संस्था मजबूती से खड़ी है। और आज के इस मॉडर्न दौर में तो बिजनेस पल पल अपना रूप बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ढेरों डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, नए इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सारे। इन सब के बीच IPRS ने खुद को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया है, ताकि हर एक क्रिएटर की रचनात्मकता और उसका मुआवजा सुरक्षित रहे। अधिकारों की बात करें तो यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि IPRS मुख्य रूप से 2 अहम कानूनी अधिकारों को मैनेज करता है। पहला है परफॉर्मिंग राइट्स। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी रचना को पब्लिक में परफॉर्म करने, ब्रॉडकास्ट करने या लोगों तक पहुंचाने का अधिकार। और दूसरा है मैकेनिकल राइट्स, मतलब रचनाओं को रिप्रोड्यूस या स्टोर करने का अधिकार। इसमें आपके डिजिटल कॉपीज, फिजिकल रिकॉर्ड्स, सब कुछ आ जाता है। IPRS अपने मेंबर्स की ओर से इन दोनों ही राइट्स का पूरा ध्यान रखता है। तो आखिर ये पुल या ब्रिज काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे म्यूजिक मेकर्स हैं, यानी ऑथर्स, कंपोजर्स और पब्लिशर्स, जो बस अपनी मेहनत की सही रॉयल्टी और क्रेडिट चाहते हैं। और ठीक दूसरी तरफ म्यूजिक यूजर्स हैं, वो बिजनेसेस जिन्हें अपने काम के लिए वैध संगीत चाहिए, बिना किसी कानूनी झमेले के। और यहीं IPRS बिल्कुल बीच में आकर खड़ा हो जाता है। ये दोनों को जोड़ता है, यूसेज को लीगल बनाता है और सही तरीके से रॉयल्टी कलेक्ट करता है। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। व्यवसायों को लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? कमर्शियल स्पेस में संगीत को कानूनी मान्यता देना। कई बार लगता है कि लाइसेंस लेना बस एक कानूनी सिरदर्द है, राइट? पर असल में इसके बहुत सारे ठोस व्यावसायिक फायदे हैं। एक लीगल म्यूजिक लाइसेंस लेने से बिजनेसेस को दुनिया भर के संगीत के एक विशाल खजाने का एक्सेस मिल जाता है। आप अपनी शानदार क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बना सकते हैं। इससे एक एथिकल ब्रांड के रूप में आपकी साख भी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, कानूनी उलझनों से तो आप बचते ही हैं, साथ ही आप उन क्रिएटर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रहे होते हैं जो इस बेहतरीन संगीत को बनाते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बिजनेस लाइसेंसिंग ही वो इंजन है जो इस पूरे रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन को चलाता है। जब बिजनेसेस सही लाइसेंस लेते हैं तो वो सीधा क्रिएटर्स की जेब में फेयर पेमेंट बनकर जाता है। और सच मानिए, संगीत को मुफ्त में इस्तेमाल करने या क्रिएटर्स को क्रेडिट न देने जैसी गंभीर समस्याओं को जड़ से खत्म करने का यही एकमात्र सही तरीका है। अब आते हैं भाग 3 पर, ग्लोबल रीच एंड गवर्नेंस, पारदर्शिता पर आधारित एक विश्वव्यापी नेटवर्क। 68, जी हाँ 68, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये शानदार आंकड़ा हमें बताता है कि IPRS पूरी दुनिया में 68 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करता है। सोचिए, इस विशाल ग्लोबल नेटवर्क के दम पर IPRS दुनिया के कोने कोने में भारतीय संगीतकारों के अधिकारों की रक्षा करता है ना जबरदस्त? इस लिस्ट को देखिए, इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े और हैवीवेट नाम शामिल हैं।
अमेरिका का ASCAP, यूके का PRS, कनाडा का SOCAN, ऑस्ट्रेलिया का APRA और फ्रांस का SACEM। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी भारतीय IPRS मेंबर का संगीत दुनिया के किसी भी हिस्से में बजता है, तो ये ग्लोबल नेटवर्क इस बात की पूरी गारंटी देता है कि वहां से भी रॉयल्टी कलेक्ट होकर सीधे सही इंसान तक पहुंचेगी। अब इतने बड़े इंटरनेशनल स्केल पर काम करना है तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम सॉलिड होना चाहिए, और ये बात आईपीआरएस के गवर्नेंस स्ट्रक्चर से बिल्कुल साफ हो जाती है। ऑपरेशंस की हर साल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आती है। रॉयल्टी पेआउट्स के लिए बेहद सख्त डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है। मेंबर्स की सहमति के लिए बाकायदा एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं। क्लियर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं, और तो और एकदम सटीक डेटा मैनेजमेंट के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में भारी इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये सब मिलकर क्रिएटर्स के लिए भरोसे का एक अटूट पिलर बनाते हैं। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 का, अनुदान, समर्थन और शिकायतें, रॉयल्टी से आगे बढ़कर। देखिए, आईपीआरएस सिर्फ एक कलेक्शन एजेंसी नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी है। यहाँ मेंबर्स के सपोर्ट के लिए कई बेहतरीन इनिशिएटिव्स चलाए जाते हैं, जैसे क्रेडिट द क्रिएटर्स और माय म्यूजिक माय राइट्स जैसे अवेयरनेस कैंपेन्स, जो सुनिश्चित करते हैं कि क्रिएटर्स को पूरा सम्मान मिले। इतना ही नहीं, मुश्किल वक्त में मेंबर्स को फाइनेंशियल मदद भी दी जाती है, ग्रांट्स और एड्स प्रोग्राम्स हैं। और अगर कोई विवाद हो जाए तो उसे सुलझाने के लिए एक डेडिकेटेड मेंबर ग्रीवेंस और फीडबैक सिस्टम भी है। ये सब दिखाता है कि आईपीआरएस अपने क्रिएटर्स की कितनी परवाह करता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 5, सदस्य बनने के चरण, आईपीआरएस इकोसिस्टम से जुड़ें। इससे पहले कि हम मेंबरशिप के स्टेप्स देखें, ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर योग्य मेंबर है कौन। यहाँ मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज हैं। पहले हैं ऑथर्स, यानी वो गीतकार और संगीतकार जो वो धुनें और बोल लिखते हैं, और दूसरे हैं पब्लिशर्स, जिसमें म्यूजिक लेबल्स, म्यूजिक पब्लिशर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स आते हैं। अगर कोई भी इन कैटेगरीज में फिट बैठता है तो ये मेंबरशिप बिल्कुल उन्हीं के लिए है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को डीकोड करते हैं। ये बहुत ही सीधा और पारदर्शी रास्ता है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस करनी है या फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर उस फॉर्म को भरकर जरूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। इसके बाद अपनी पूरी एप्लीकेशन आईपीआरएस में फाइल करें और जो भी तय फीस है वो जमा कर दें। फिर आईपीआरएस की मेंबरशिप कमेटी आपकी एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करती है और फाइनली बोर्ड इसे एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर बाद में एजीएम में अंतिम मोहर लग जाती है। बस हो गया काम। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा और अहम सवाल जहन में आता है। जिस तेजी से भारतीय संगीत बाजार पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम कर रहा है, क्या हम आज ऐसे सही कदम उठा रहे हैं जिससे हमारी इन अनमोल संगीतमय विरासतों की रक्षा हो सके? क्या उनके भविष्य को सुरक्षित और मोनेटाइज किया जा रहा है? आईपीआरएस का ये पूरा इकोसिस्टम निश्चित रूप से इसी दिशा में उठाया गया एक बहुत ही मजबूत कदम है। उम्मीद है आज के इस सेशन से आपको बहुत कुछ नया और काम का जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।